हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। यूपीपीएससी आर ओ ब्रेथ सेट नंबर 5 कवर करते हैं आज। इसमें हम जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और सभी प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं, वहां पर जाकर के देख सकते हो। तो देखो, अब इसमें पहला क्वेश्चन है। देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर किसी ने नहीं किया है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम जो है कहाँ स्थापित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहला आपके सामने कि पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था। कलकत्ता में, मद्रास, बम्बई या दिल्ली में। तो देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मद्रास में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। और इसके बारे में बताऊं कि जो भारत में पहला नगर निगम बनाया गया था वो मद्रास में 1688 में बनाया गया था। तब मद्रास के नाम से जानते थे इसे, जिसे अब वर्तमान में चेन्नई नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर 1726 में मुंबई में, यानी उस टाइम मुंबई को बम्बई कहा जाता था, और कोलकाता में, जिसको पहले कलकत्ता कहा जाता था, 1726 में इन दोनों शहरों में, कलकत्ता और मुंबई में स्थापना की गई थी नगर निगम की, सबसे पहले मद्रास में। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन है अब। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक, लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। देखो, पहला स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक लोक अदालत द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसे सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है क्या, और इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है क्या। बताना है इसमें ये सही है या गलत है। और दूसरा, इसमें विवाह संबंधी या पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा सही है। देखो, तो इसका पहला जो स्टेटमेंट है, इसमें जो लोक अदालत के द्वारा निर्णय दिया जाता है उसको सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है, यानी डिक्री मान लिया जाता है, और इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील भी नहीं की जा सकती है। तो पहला तो इसमें बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा दो जो है, इसमें विवाह संबंधी पारिवारिक जो विवाद हैं लोक अदालत में सम्मिलित होते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि सम्मिलित नहीं होते हैं। देखो, आपको बताऊं कि जो ये लोक अदालतों की स्थापना की गई थी, ये आपसी सहमति से विवादों को निपटाने के लिए की गई थी। यानी इसमें आपसी सहमति से विवाद जो होते थे उसको निपटाने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, जो पहला स्टेटमेंट है इसे अच्छे से समझ सकते हो आप। देखो, इसके बारे में ये भी बता दूं कि जैसे कोई विवाद होता है, विवाद को जैसे उसमें रखा जाता है, कोई भी विवाद पक्षकारों की सहमति से लोक अदालत में जाता है। ठीक है, तो फिर उस पर लोक अदालत ये संतुष्ट हो जाती है कि ये विवाद जो है लोक अदालत के अनुकूल है, तो उस पर आगे फिर मुकदमा चलाया जाता है। उसको मुकदमा चलाने के लिए लोक अदालत के द्वारा उसमें स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, फिर उस पर प्रक्रिया चलती है, फिर अपना निर्णय देती है वो। और जो इसका निर्णय जो होता है लोक अदालत का, वो सिविल न्यायालय के समान होता है, यानी डिक्री के समान होता है। तो याद रखना, इस पर न्यायालय के विरुद्ध, इसके विरुद्ध न्यायालय में कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, और इसमें ये जो शादी विवाह से संबंधित यानी पारिवारिक जो विवाद होते हैं ये सभी आते हैं इसमें। तो इस तरह से ये ओनली इसमें पहला सही हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, इसमें भी आपको विचार ही करना है। स्टेटमेंट है आपके सामने। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में ये कथन है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। यानी भारत के संविधान में उपबंध दिया हुआ है कि समस्त कैबिनेट मंत्री जो होते हैं अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। बताओ ये सही है कि गलत है। और दूसरा, इसमें केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। तो देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि ये जो भारत के संविधान में उपबंध के बारे में कहा हुआ है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन सदस्य होते हैं, तो ऐसा संविधान में कहीं भी कोई उपबंध नहीं किया गया है कि सभी जो मंत्री होते हैं अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य हों। ऐसा कोई भी उपबंध नहीं किया गया है। तो पहला तो ये बिल्कुल गलत है। देखो, आपने आर्टिकल 75(3) पढ़ा होगा, यानी 75 का 3 पढ़ा होगा। तो उसके अनुसार जैसे दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये तो पढ़ा होगा आपने। लेकिन ये जो मंत्रिपरिषद होती है किसी भी सदन, इसमें जो मंत्रिपरिषद होती है इसमें किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें सभी लोकसभा के ही हों, इसमें राज्यसभा के भी हो सकते हैं और लोकसभा के भी। तो ये पहला तो इस वजह से ये गलत हो जाता है।
और देखो इससे संबंधित एक फैक्ट और एक चीज़ और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता दूं आपको कि अगर कोई व्यक्ति, ये समझ लो कि कैबिनेट मंत्री बन जाता है या मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री बन जाता है, कोई भी सदस्य, और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है कोई भी व्यक्ति और वो मंत्री बन जाता है, तो अनिवार्य रूप से उसे 6 माह के अंतर्गत किसी भी सदन की जो सदस्यता है वो ग्रहण करनी होती है, नहीं तो फिर उसे मंत्री पद का जो मंत्री पद है वो त्यागना होता है। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए अगर मंत्री बन जाएगा तो उसे 6 माह के अंतर्गत किसी भी सदन का सदस्य बनने अनिवार्य हो जाता है। अगर नहीं होता है ऐसा तो उसे मंत्रिपरिषद का जो मंत्री का जो पद है वो त्यागना पड़ता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाता है। और दूसरा देखो इसमें कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है, तो ये गलत है। यानी इसमें ये जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय होता है ये संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है, ये कार्य करता है प्रधानमंत्री के, किसके, सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। आपको पता होगा कि इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव, जो सिविल बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। कैबिनेट सचिव जो होता है सिविल बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो सही समझ लेना इसे कि केंद्रीय कैबिनेट जो सचिवालय होता है वो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। तो इस वजह से ये दोनों गलत हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है, ना तो एक और ना ही दो। आगे देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन पूछा है। इसमें कौन सा संविधान संशोधन इसके बारे में बताता है कि जो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है प्रधानमंत्री को सम्मिलित करके 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद जो है केंद्र की वो 10% हो सकती है अपनी लोकसभा के सदस्यों की। तो देखो इसको जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और ये हुआ था 2003 में। इसके अलावा दिल्ली की जो मंत्रिपरिषद है दिल्ली विधानसभा की, वो संख्या हो सकती है अधिकतम 10% प्रधानमंत्री सहित, वो मुख्यमंत्री सहित। ठीक है, और ये केंद्र में प्रधानमंत्री सहित हो सकती है 15% अधिकतम। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया इसको और इसका प्रावधान किया गया आर्टिकल 75 के फर्स्ट में किया गया है। ठीक है, तो ये समझ सकते हो, ऑप्शन बी सही है, 91वां संविधान संशोधन। आगे देखो फिर निम्नलिखित कथनों पर भी विचार करना है आपको कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था क्या? जो ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, क्या ये जब गठित हुआ था जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे क्या? दूसरा है इसमें सीएटी के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो देखो कौन सा सही है इसमें ये बताना है। देखो इसे करने की कोशिश करते हैं कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ये, यानी इसे शॉर्ट में ऐसे कह सकते हो सीएटी, इसकी स्थापना की गई थी आपको पता होगा 1985 में। कब? 1985 में। और 1985 में तो बताओ 1985 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता होगा 1985 में थे राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी। तो ये राजीव गांधी के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की। तो ये पहला तो इसमें गलत हो जाता है। दूसरा है इसमें सीएटी के जो सदस्य होते हैं न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं, तो ये इसमें सही हो जाता है। ठीक है, सीएटी के जो सदस्य लिए जाते हैं वो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं, तो इस वजह से इसका दूसरा सही हो जाता है, पहला गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, केवल 2 सही है इसमें। आगे देखो अब केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है इसमें 15 अगस्त केंद्रीय सरकार के संदर्भ में देखना है इसको। ठीक है, पहला है इसमें 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। 15 अगस्त 1947 को जो केंद्र में मंत्रालयों की जो संख्या थी वो क्या 18 थी। और दूसरा है इसमें वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो इसमें से देखो कौन सा सही है। तो देखो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की जो संख्या थी वो 18 थी, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा जो है वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या है जो वो 36 नहीं है 51 है। कितनी है? वर्तमान में देखा जाए तो मंत्रालयों की संख्या केंद्र में कितनी है? 36, और 15 अगस्त 1947 को थी 18। तो ये दूसरा गलत है, इसमें पहला सही है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, केवल एक।
भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है उसका अध्यक्ष पूछा है इसमें, कौन होता है? क्या प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री, पर्यावरण वन मंत्री या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री? कौन होता है जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जो होता है भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होते हैं। कौन होते हैं इसके उपाध्यक्ष? जो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जल संसाधन मंत्री जो होते हैं इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और इसकी स्थापना के भी बारे में बता दूं कि भारत सरकार ने इसकी जो स्थापना की थी मार्च 1983 में की थी। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना कब की थी? 1983 में। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको लिख लेना आप कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई थी। आगे देखो, परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? जो परमाणविक ऊर्जा विभाग है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी किसके प्रशासन के अधीन है? प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय या विद्युत मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो देखो इसके बारे में बताऊं कि जो ये परमाणविक ऊर्जा विभाग होता है ये देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के नियंत्रण में आता है, यानी किसके? प्रधानमंत्री के। और इसी तरह से देखा जाए तो इसका प्रशासन जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। तो इसमें ऑप्शन में देखो प्रधानमंत्री कार्यालय, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। कौन? प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है ये परमाणविक ऊर्जा विभाग, तो पहला सही है इसका। आगे देखो, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संघ सरकार के संदर्भ में, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों को सृजन किया जाता है। यानी पहला स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है क्या? और दूसरा, इसमें हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो देखना है इसमें कौन से सही हैं। दूसरे को अच्छे से पढ़ो कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो देखो इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये इसमें गलत है, क्योंकि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा जो भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों को सृजन नहीं किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी जो मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति या फिर ऐसे समझ सकते हो मंत्रालयों और विभागों का सृजन जो किया जाता है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये पहला तो गलत हो जाता है। ठीक है, देखो कैबिनेट सचिव के बारे में भी बता दूं कि ये जो कैबिनेट सचिव होता है कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। अभी एक दो क्वेश्चन पहले भी बताया था मैंने, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का अध्यक्ष होता है। यानी कैबिनेट सचिव जो होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का अध्यक्ष होता है। और इसका प्रमुख कार्य भी पूछा जा सकता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है, इसका प्राप्त करना होता है इसका कार्य, ऐसे या प्रदान करना समझ सकते हो। ठीक है, तो ये पहला तो इसमें गलत हो जाता है। लेकिन इसमें जो ये दो सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाता है। हर मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो सेकंड है ये बिल्कुल ठीक है, पहला इसमें गलत है। तो इसका ऑप्शन बी जो है केवल सही है, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? यानी पंचायत जब भंग हो जाती है तो कितने टाइम के अंतर्गत अगले चुनाव होंगे? तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि यदि पंचायत भंग हो जाती है तो उसका जो अगला चुनाव होगा 6 माह के अंतर्गत होना चाहिए। कितने? 6 माह के अंतर्गत अगले चुनाव होंगे यदि पंचायत भंग हो जाती है। तो देखो पंचायतों के बारे में बता दूं कि पंचायतों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप समझ लो उन्हें अच्छे से। कि जैसे आपको पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और जिसके तहत महत्वपूर्ण पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद जोड़े गए थे भाग 9 में, और कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, जो आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक जोड़े गए थे, कुल 16 अनुच्छेद। और इसका जो प्रावधान भाग 9 में किया गया था संविधान में। ठीक है, देखो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले पंचायत जो प्रावधान थे कहाँ पर लागू किए गए थे? तो आपको पता होगा, इसके बारे में बता दूं मैं आपको। सबसे पहले जो पंचायत का गठन किया गया था वो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था राजस्थान के नागौर में। ठीक है, ये भी पता होगा, क्योंकि आर्टिकल 40 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें प्रत्येक राज्य में एक पंचायती राज्य का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यानी प्रत्येक राज्य में एक पंचायती राज्य का प्रावधान होगा, यह आर्टिकल 40 में कहा गया है, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है।
लेकिन ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इसको कहाँ पर लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन को तो याद रखना, इसको सबसे पहले लागू किया गया था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और ये लागू कब से हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। ये 73 को लागू हुआ था, याद रखना। सॉरी, मैं 73 बोल रहा हूँ, 93 को लागू हुआ था। किसको? 93 को। और 24, ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 को हुआ था। सही कर लेना। देखो मैं बोल कुछ जाता हूँ और वो कहीं मैं ध्यान मेरा कहीं चला जाता है तो उससे गलती हो जाती है। आप सही कर लेना कि 73वां संविधान हुआ था 1992 को और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, सबसे पहले ये लागू हुआ था मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अगले चुनाव में एक बार भंग होने के बाद पंचायत को 6 माह के अंतर्गत होना चाहिए। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद ये जो पंचायतों का गठन किया गया था उसमें कुल कितने विषय यानी कितने काम जोड़े गए थे, ऐसे समझ सकते हो। तो इसमें कुल 29 विषय हैं। किसमें? जो 11वीं अनुसूची है उसमें कुल कितने विषय हैं? 29। और जो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, वो भी 1992 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन, उसमें कुल 18 विषयों को जोड़ा गया था और वो नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कि पीएम मित्रा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पीएम मित्रा योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। पीएम मित्रा योजना, इसका पूर्ण रूप प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। देखो पीएम मित्रा जो योजना है, क्या इसका जो पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है क्या? और सेकंड स्टेटमेंट है इसमें, इसके अंतर्गत तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना की जाएगी क्या? क्या इसी पीएम मित्रा योजना के तहत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना की जाएगी? और तीसरा इसमें, इसका कार्यान्वयन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है क्या? तो देखो इसमें तीनों में से कौन सा सही हो जाता है पीएम मित्रा योजना के बारे में? ये पूछा है इसमें से इन तीनों में से कौन सा सही है? सही नहीं है, सही नहीं है ये पूछा है। सही नहीं है वो पूछा है। ये बताना है इन तीनों में से कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है इसमें। क्या इसका पूर्ण रूप प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है? तो पीएम मित्रा की ये फुल फॉर्म है। तो पहला तो इसका बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखो, इसके अंतर्गत तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये दूसरा भी गलत, वो सही, दूसरा भी गलत ही हो जाता है इसका। नहीं सही है, दूसरा तो सही है इसका बिल्कुल। ठीक है, दूसरा भी सही है। और तीसरा देखो इसमें, इसका कार्यान्वयन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है क्या? और देखो इसका जो तीसरा दिया हुआ है ये इसमें गलत है, क्योंकि इसका जो कार्यान्वयन होता है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा नहीं होता है, इसका कार्यान्वयन होता है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। यानी पीएम जो मित्रा योजना है इसका कार्यान्वयन केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा होता है। और इसके पहले और दूसरे तो ये दोनों सही हो जाते हैं। देखो इसके बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो पीएम मित्रा योजना है इसके अंतर्गत 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कों का देश में निर्माण किया जाएगा। जैसे ये सामने दिए हुए हैं, एक का इसमें एक तमिलनाडु में किया जाएगा, एक तेलंगाना में, एक गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। इस तरह से ये 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण इसमें पीएम मित्रा योजना के तहत किया जाएगा। ठीक है, और इसका कार्यान्वयन करता है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। और इसका फुल फॉर्म जो दी हुई है पहले स्टेटमेंट में ये आपके सामने है। ठीक है, तो पहला और दूसरा इसमें सही हो जाता है और जो सही नहीं है वो पूछा है इसमें। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी है, यही सही नहीं है, केवल 3। आगे देखो, यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सामूहिक मुद्रा है? यूरो किसकी सामूहिक मुद्रा है? क्या G8 की है, आसियान की है, G7 की है या यूरोपीय संघ की है? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ की जो सामूहिक मुद्रा है वो आपके सामने दी हुई है, ये यूरो है। और यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं? 28 हैं कुल। कितने? 28। तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर इसमें विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है इसमें कि शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाले शिशु मृत्यु का आकलन करती है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। देखो ये मैंने पहला प्रैक्टिस सेट लाया था 1-2 के करीब है, उसमें भी एक यही क्वेश्चन आया था। तो सेम है, ये शिशु जन्म दर जो है 1 महीने के अंतर्गत होने वाले शिशु का आकलन नहीं करती है, शिशुओं की मृत्यु का ये 1 वर्ष के अंतर्गत की जाता है।
और इसके बारे में एक और चीज़ बता दूं तो जो कि एक महीने के अंतर्गत जो शिशुओं की मृत्युओं की संख्या को मापा जाता है 1000 सजीव जन्मे शिशुओं पर, तो उसको कहा जाता है नवजात शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। और जो ये शिशु मृत्यु दर होती है ये 1000 पुरुषों पर 1000 शिशुओं के जन्म यानी जो जीवित लेते हैं उनमें से जितने की मृत्यु हो जाती है वो संख्या दर्शाती है। और ये 1 वर्ष से यानी 1 वर्ष से कम के होने चाहिए, तो इसमें पहला तो ये गलत हो जाता है। और दूसरा है इसमें दूसरा कि शिशु मृत्यु दर जो है किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या होती है, ये 100 जीवित शिशुओं पर नहीं होती है। कितने पर? 1000 जो जीवित जन्म लेते हैं शिशु उनमें से जितने की मृत्यु होती है वो संख्या होती है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, 1000 शिशुओं पर यह मापी जाती है, तो इस वजह से ये दूसरा भी इसका गलत हो जाता है। तो ये दोनों ही गलत हैं इसके, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। आगे देखो, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कोलकाता जिसका पूर्व नाम कलकत्ता था और डायमंड हार्बर के बीच डाली गई थी। क्या भारत में पहली टेलीग्राफ जो लाइन थी कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच डाली गई थी? और दूसरा है इसमें भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो भारत में जो पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है वो कांडला में स्थापित किया गया था। क्या कांडला गुजरात में? तो देखो कौन सा सही होता है इसमें। देखो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, भारत में जो पहली टेलीग्राम लाइन थी कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच डाली गई थी और ये 1851 में डाली गई थी, इस वजह से ये पहला सही हो जाता है। इसके बाद फिर आगरा से आगरा के बीच भी डाली गई थी टेलीग्राम लाइन, वो डाली गई थी 1854 में। कब? 1854 में आगरा से कलकत्ता से आगरा के बीच डाली गई थी 1854 में, और ये डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच डाली गई थी 1851 में। ठीक है, तो ये पहला तो सही है। दूसरा है इसमें भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है कांडला में स्थापित है, तो ये भी ठीक हो जाता है, यानी गुजरात के कांडला में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, तो ये पहला भी सही हो जाता है। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1965 में, कब की गई थी? कब? 1965 में की गई थी। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे देखना है अब इसमें युग्मों पर आपको विचार करना है कि इसमें कौन सा सही है मिलान सा जो दिया हुआ है। पहला है इसमें अशोक लेलैंड जो हिंदुजा समूह से संबंधित है, हिंडाल्को उद्योग ये एवी बिड़ला समूह से, और सुजलॉन एनर्जी ये पुंज लायड समूह, तो इसमें कौन सा सही हो जाता है? तो देखो इन्हें करने की कोशिश करते हैं कि ये जो अशोक लेलैंड जो कंपनी है, अशोक लेलैंड एक इम्पोर्टेंट कंपनी है, ये हिंदुजा समूह की कंपनी है। किसकी? हिंदुजा समूह की। तो ये पहला तो इसमें मिलान ठीक है। और ये दूसरा जो है हिंडाल्को उद्योग ये एवी बिड़ला समूह की कंपनी है। किसकी? हिंडाल्को जो उद्योग है ये एवी बिड़ला समूह की कंपनी है, तो ये भी मिलान सही हो जाता है। इसके अलावा जो ये तीसरा मिलान दिया हुआ है ये सुजलान एनर्जी ये पुंज लायड समूह की कंपनी नहीं है, तो इसमें ये मिलान सही गलत हो जाता है, क्योंकि सुजलान जो एनर्जी है ये तुलसी तांता की कंपनी है। यानी किसकी? तुलसी तांता की। तो इसके बारे में बता दूं कि तुलसी जो तांता है, लिख देता हूँ तुलसी तांता इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। कब? 1985 में की गई थी। और ये और बता दूं कि इसके बारे में तुलसी तांता जो है एक वायु की गति पर आधारित बिजली कंपनी है। क्या? वायु की गति पर आधारित है बिजली कंपनी। तो देखो इसमें पहला और दूसरा जो मिलान है ये बिल्कुल ठीक है और तीसरा इसमें गलत है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाता है। 1 और 2। आगे देखो, विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसके बारे में दिया हुआ है ये सुमेलन, इसमें से ये पूछा है कि जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। क्या जेपी मॉर्गन चेज ये वित्तीय सेवाओं से संबंधित है? तो देखो इन्हें करने की कोशिश करते हैं। ये जो जेपी मॉर्गन चेज है ये वित्तीय सेवाओं से संबंधित है, तो ये पहला तो मिलान सही है। ये जो दूसरा दिया हुआ है ये रोस होल्डिंग एजी जो है ये वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं है, तो ये किससे संबंधित है? फार्मास्यूटिकल्स व वैश्विक स्वास्थ्य देखरेख से संबंधित है, यानी फार्मास्यूटिकल्स और वैश्विक स्वास्थ्य देखरेख से, तो ये इसमें पहला ही जवाब हो जाएगा, यही गलत मिलान दिया हुआ है। बाकी ये WL रोस एंड कंपनी जो है प्राइवेट इक्विटी फर्म से संबंधित है, और चौथा इसमें जो दिया हुआ है वारबर्ग पिनकरा जो है ये प्राइवेट इक्विटी फर्म से संबंधित है। ये जो इसमें रोस होल्डिंग एनजी है ये वित्तीय सेवाओं से संबंधित ना होकर के फार्मास्यूटिकल्स व वैश्विक स्वास्थ्य से संबंधित है, तो यही जवाब है इसका ऑप्शन बी। अब देखो इसमें भी विचार करना है, ये आपके दिए हुए हैं ये प्रमुख संस्थाएं क्रिस्टीज, ओशियंस, सोथबीज। अब इसमें कौन सा या कौन से नीलाम करता है इसके बारे में ये पूछा है।
तो देखो इसके बारे में बताऊं कि ये जो क्रिस्टीज और जो तीसरे में दिया हुआ है सोथवीज, क्रिस्टीज और सोथवीज जो हैं ये दोनों ही नीलामकर्ता कंपनी है और ये लंदन में स्थित हैं। कहाँ पर? लंदन में स्थित हैं। जबकि ये जो तीसरी दी हुई है ओशियान्स, ये भारत में स्थित है, ये भी नीलामकर्ता संस्था है। देखो नीलामकर्ता तो ये तीनों ही संस्थाएं, लेकिन ये जो दूसरी जो दी हुई है ओलियांस, ये भारत में स्थित है। कहाँ? भारत में। और इसका कार्यालय भी पूछा जा सकता है आपसे, ये मुंबई और दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2000 में की गई थी, 2000 AD में, यानी 2000 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना ओशियान्स की। और ये भारत में स्थित है और मुंबई और दिल्ली में इसका कार्यालय है। बाकी ये जो क्रिस्टीज और ये सोथबीज जो हैं ये लंदन में स्थित हैं और तीनों ही ये नीलामकर्ता कंपनी है। तो समझ सकते हो इसका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है 1, 2 और 3, ये तीनों ही संस्था नीलामकर्ता हैं। 1, 2, 3 सही है इसका। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? सबसे पहले इसमें घटित कौन सी घटना हुई थी जो स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है? तो देखो इन्हें करने की कोशिश करते हैं कि बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण आपको पता होगा, ये हुआ था 1956 में। कब? 1956 में। इन्हें याद कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना और इन्हें अच्छे से नोट कर लेना और याद भी कर लेना। और भारतीय स्टेट बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका हुआ था 1 जुलाई 1955 को। और RBI का भी पूछा जा सकता है, 1 जनवरी 1949 को हुआ था उसका। और देखो इसमें तीसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम कब आया था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम, तो देखो इसमें पहला 1949 कर सकते हो और दूसरा जिसे इसको फिर आगे संशोधित किया गया था 2003 में। कब? 2003 में। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था वो 1949 में आया था, फिर उसको 2003 में संशोधित किया गया था। और ये पहली जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, ये कब की गई थी? 1951-52 में की गई थी और 1956 तक चली थी ये पंचवर्षीय जो योजना थी पहली। ठीक है, तो इस वजह से देख सकते हो इसमें ये पूछा है कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटना घटित होने वाली घटना है? तो सबसे पहले कौन सी हुई थी ये देख लो इसमें। तो देखो इसका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ये अधिनियम 1949 में ये घटित की गई थी ये घटना, और फिर संशोधित की गई थी 2003 में। तो ये इसका आंसर हो जाता है। और इसके बारे में बता दूं कि ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था, इस एक्ट को 1949 में बनाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है ये, और याद कर लेना, समझ सकते हो। तो यही जवाब हो जाता है इसका ऑप्शन सी। आगे देखो इसमें नहीं, ये पूछना है कौन सी सुमेलित नहीं है। एक साइड में दी हुई है ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी और दूसरी साइड में इसका मुख्यालय दिया हुआ है BMW AG, इसका मुख्यालय USA में है क्या? और डायमलर AG जो है इसका स्वीडन में, रेनाल्ट SA इसका फ्रांस में, या वॉक्सवैगन AG जो है जर्मनी में। तो इसमें से देखो कौन सी सुमेलित हैं, बताओ इसमें से कौन सी सुमेलित हैं। ये ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है और इनका मुख्यालय सामने दिया हुआ है। देखो ये BMW AG जो है, ये बताओ क्या ये USA में है? तो ये USA में तो नहीं है, म्यूनिक में है। कहाँ है? म्यूनिक में। और म्यूनिक कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। तो इसे जर्मनी कर देना आप, ना कि USA। तो ये पहला गलत हो जाता है। दूसरा है ये डायमलर AG जो है, डायमलर क्या ये जर्मनी में है? यो स्वीडन में है। ये भी स्वीडन में नहीं है, तो ये भी स्टुटगर्ट में है। स्टुटगर्ट या फिर इसे जर्मनी कर दो, इतना ही काफ़ी है, जर्मनी में स्थित है। तीसरी है रेनाल्ट SA, तो ये फ्रांस में ही स्थित है, फ्रांस के पेरिस में। तो ये तो सही है तीसरा। और वॉक्सवैगन AG जो है, वॉक्सवैगन AG, तो ये जर्मनी में है। तो ये 2 मिलान सही हैं, 3 और 4। वॉक्सवैगन AG जो है जर्मनी में है और रेनाल्ट SA ये फ्रांस में है। ठीक है, तो 3 और 4 इसके सही जवाब हो जाते हैं। कौन सा जवाब है? ऑप्शन बी, 3 और 4 सही है इसका सही जवाब। आगे देखो कथनों पर विचार करना है। अनुषंगी लाभ कर, दूसरा है ब्याज कर, तीसरा है प्रतिभूति लेन देन कर। उपरोक्त में से कौन सा है या कौन से प्रत्यक्ष कर हैं? देखो इसमें से प्रत्यक्ष कर पूछे हैं। तो देखो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को याद कर लेना। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं सभी को याद कर लेना। जैसे ये देखो इसमें पहला है अनुषंगी कर, अनुषंगी कर भी प्रत्यक्ष कर है, ब्याज कर भी है, और ये प्रतिभूति लेन देन ये भी अप्रत्यक्ष कर है। तो ये तीनों ही सही हो जाते हैं। इसका जवाब जो है अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति लाभ कर, प्रतिभूति लेन देन कर
और ये ब्याज कर, तो तीनों ही हो जाते हैं। इसके अलावा मैं और आपको बता दूं कि जैसे आयकर भी देखा होगा आपने, निगम कर भी है, और मैट यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर जो है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, और प्रतिभूति लेन देन कर भी है। तो ये सभी अप्रत्यक्ष कर हो जाते हैं। इसके अलावा आपसे वो सॉरी ये प्रत्यक्ष कर हो जाते हैं, सभी प्रत्यक्ष कर हैं, ये सभी आयकर, निगम कर, मैट, प्रतिभूति लेन देन कर, और ये जो आपके सामने दिए हुए हैं प्रतिभूति लेन देन कर, ब्याज कर, अनुषंगी लाभ कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर हो जाते हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर भी है, जैसे जीएसटी है, अप्रत्यक्ष कर है, उत्पाद शुल्क है, और आपका मनोरंजन कर है, और स्टैंप ड्यूटी भी हो जाता है, और कस्टम ड्यूटी भी है। इसके अलावा सेल्स टैक्स भी है। तो ये सभी अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। तो इन सभी को आप याद कर लेना, 7-8 के करीब हैं, 7-7 8-8 के करीब, तो सभी को समझ सकते हो। और इम्पोर्टेंट है जीएसटी, जीएसटी आता है अप्रत्यक्ष कर में, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में कौन सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो तिलहन है, इसे राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्टार्टिंग हुई थी, कब से हुई थी? 2007-8 से हुई थी। कब से? 2007-8 से हुई थी। और इसके बारे में बताता हूँ कि इस मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य था ना, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से लेकर के 2012 तक चली थी। और 12वीं कब से चली थी? 2012 से 17 तक। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, पंचवर्षीय योजना थी 11वीं, उसमें 2007 से लेकर के 2012 के दौरान चावल, गेहूं, दलहन, इसके उत्पादन को यानी क्रम से समझ सकते हो। देखो चावल के उत्पादन को 10 मिलियन टन में 10 मिलियन टन, उसके अलावा चावल के उत्पादन को हो गया 10 मिलियन टन, उसके अलावा गेहूं के उत्पादन को 8 मिलियन टन, और दलहन के उत्पादन को 2 मिलियन टन तक करना था, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तिलहन जो है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है, तिलहन। आगे देखो, इसमें कथनों पर विचार करना है कि भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ हुई थी क्या? जो फसल बीमा योजना है, क्या भारत में इसकी स्टार्टिंग 1985 में हुई थी? दूसरा है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। और तीसरा है, इसमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया था क्या? और चौथा है, इसमें नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। तो इसमें यह देखना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखो इसमें चारों तो सही होंगे ही नहीं, ऑप्शन देख पा रहे होंगे, केवल 3 ही सही अधिकतम हो सकते हैं। तो देखो इसमें नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति क्या सरसों से संबंधित है? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि नीली क्रांति का संबंध तो मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से। नीली क्रांति तो सरसों उत्पादन से संबंधित है। उसका पीली क्रांति का संबंध है सरसों से, और नीली क्रांति का है मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, ये सरसों उत्पादन से ना होकर के मत्स्य उत्पादन से संबंधित है ये नीली क्रांति, और पीली क्रांति है सरसों उत्पादन से। तो ये तीसरा तो बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन में जिसमें 3 ना हो वो सही हो जाएगा। तो देखो 3 वो 4 ना हो वो सही हो जाएगा, 4 तो किसी में भी नहीं है, एक में ही है। और देखो तीसरा स्टेटमेंट देखो, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है 1977 में प्रारंभ किया गया था, तो ये सही है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, ये भी सही है। भारत में फसल बीमा योजना जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1985 से। तो ये तीनों ही सही हो जाते हैं, 1, 2 और 3, चौथा इसमें गलत है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर किसके हो जाएगा? यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा? देखो प्राथमिक घाटे को बारे में समझने से पहले तो यह समझ लो कि प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्राथमिक घाटा होता है यह, जैसे सबसे अधिक होता है राजकोषीय घाटा। अगर राजकोषीय घाटे में से आप ब्याज भुगतान को घटा दोगे तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा। यानी राजकोषीय घाटे में से अगर ब्याज भुगतान को माइनस कर दोगे तो वो प्राथमिक घाटा हो जाएगा। क्या? राजकोषीय घाटे में से प्राथमिक भुगतान को अगर माइनस कर दोगे तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा। और यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को जोड़ दोगे तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा। जैसे देखो लिख देता हूँ कि जैसे ये राजकोषीय है, ठीक है, राजकोषीय बराबर किसके होता है? राजकोषीय बराबर होता है प्राथमिक घाटे, और इसमें जोड़ दो तो ब्याज भुगतान को,
ब्याज भुगतान के बराबर हो जाएगा। देखो ये मैथ का फॉर्मूला ही समझ लो कि राजकोषीय घाटा बराबर होता है प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान के। अगर इसको दूसरे साइड में ले जाओगे, ब्याज भुगतान को राजकोषीय घाटे से माइनस कर दोगे तो ये निकल करके आ जाएगा प्राथमिक घाटा। तो इसी वजह से समझ सकते हो कि प्राथमिक घाटे में यदि ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दोगे तो वो राजकोषीय घाटा बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाता है, राजकोषीय घाटा। क्या? राजकोषीय घाटा। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखो कि भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या है। भारत का जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय पूछा है। क्या है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्या होता है इसमें ये बताना है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। जो भारत में रिजर्व बैंक है उसके ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। यानी ऐसे समझ सकते हो कि भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक में खुले बाजार की क्रिया के तहत अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय यंत्र के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों एवं ट्रेजरी बिलों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, तो समझ सकते हो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय ये समझ सकते हो सिक्योरिटीज में व्यापार करना। ऑप्शन ए सही है इसका। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होगा। भारत में जो रिजर्व बैंक है अगर वो CRR में वृद्धि कर देगी तो उसके उपलक्ष्य में क्या हो जाएगा। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब CRR में वृद्धि की जाती है तो उसके बारे में पूछा है कि इसके उपलक्ष्य में क्या होगा। तो देखो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाएगी। जैसे देखो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR ये सभी जब बढ़ाई जाती हैं तो इसमें अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, यानी लिक्विडिटी जो है कम हो जाती है और ये मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये सभी। देखो जैसे ये CRR होता है आपके सामने दिया हुआ है कैश रिजर्व रेशियो, तो इसको जो होता है ये कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश के रूप में ये वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना होता है। और वो जो NDTL होता है वो उसका निश्चित प्रतिशत होता है। किसका? NDTL को। NDTL भी बता दूं आपको कि NDTL क्या होता है। जैसे वाणिज्यिक बैंक होते हैं जो उनके लेन देन के दैनिक क्रियाकलाप जो होते हैं उसमें जो यानी दिन के एंड में यानी क्रियाकलाप के लेन देन के बाद जो राशि उनमें वाणिज्यिक बैंकों के पास यानी दिन के जो क्रियाकलापों के बाद जो निश्चित राशि बच जाती है वही NDTL कहलाती है। यानी निकासी और जमा राशि के बाद में जो बैंकों के पास दिन के समाप्त होने के बाद जो राशि शेष बच जाती है वही NDTL कहलाती है। और जो RBI के द्वारा इसी का निर्धारण किया जाता है CRR का कि NDTL का कितना प्रतिशत होगा। और ये CRR जो है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा RBI के पास रखना होता है। और जो SLR होता है वो SLR वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखते हैं, वो भी NDTL का निश्चित प्रतिशत होता है। ठीक है, वो भी RBI के द्वारा जारी किया जाता है, वो भी NDTL का प्रतिशत ही होता है। उसको SLR को इतना फर्क होता है SLR और CRR में कि CRR जो होता है उसको तो RBI के पास रखा जाता है और जो SLR होता है उसको जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो अपने पास खुद रखते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। जब भारतीय रिजर्व बैंक CRR की वृद्धि कर देगी तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाएगी यानी मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। आगे देखते हैं अब कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सही है। सब प्राइम संकट जिससे USA की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई अचानक तेल मूल्यों में वृद्धि के कारण हुआ था। जो सब प्राइम संकट आया था जिससे USA की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी, क्या अचानक तेल मूल्यों में वृद्धि के कारण हुआ था ये। दूसरा इसमें संकट के कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई। और तीसरा इसमें इसके कारण से US के कुछ बैंक फेल हो गए थे। चौथा इसमें सब प्राइम संकट से भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा यानी क्रैश हो गया था। तो इसमें यह पूछा है इसमें से कौन सा सही है इन चारों में से। जो सब प्राइम संकट आया था उससे USA की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, अचानक तेल मूल्यों में वृद्धि हो गई थी क्या। देखो इसके बारे में आपको सब प्राइम जो संकट था USA में जो आया था इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह कब आया था और इससे USA की अर्थव्यवस्था जो प्रभावित हुई थी ऐसे समझ सकते हो इसमें स्टेटमेंट में। यानी इसे और अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि जो सब क्राइम संकट था अमेरिका की जो घरेलू अर्थव्यवस्था थी यानी अर्थव्यवस्था का जो घरेलू क्षेत्र था उसमें रियल एस्टेट क्षेत्र जो था उसमें मंदी आई थी और इसका जो तेल मूल्यों से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, तो इससे ना तो तेल के मूल्य में वृद्धि हुई थी ना कमी हुई थी। तो कह सकते हो
कि इससे तेल पर कोई भी असर नहीं पड़ा था, तो इस वजह से ये पहला तो इसमें गलत हो जाता है। दूसरा है संकट के कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई थी, तो ये पहला दूसरा सही हो जाता है इसमें। और तीसरा है इसमें इसके कारण से यूएसए के कुछ बैंक फेल हो गए थे, तो ये भी सही हो जाता है। और चौथा इसमें सब प्राइम संकट से भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा यानी क्रैश हो गया था। देखो भारत की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, अगर उस पर संकट आएगा वो डगमगाएगी तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा उसका। तो जब उस पर आर्थिक मंदी ये जो आई थी, क्या बोलते हैं, सब प्राइम संकट जो आया था यूएसए की अर्थव्यवस्था में, तो उससे भारत का जो स्टॉक मार्केट था वो भी लड़खड़ा गया था। तो समझ सकते हो 2, 3 और 4 इसके सही हो जाते हैं। पहला इसमें गलत है, तेल जो अचानक तेल जो मूल्य था उस पर कोई भी वृद्धि नहीं हुई थी, ना बढ़े थे ना कम हुए थे, तेल से संबंधित कुछ भी नहीं हुआ था इसमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, 2, 3 और 4। आगे देखो, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था। जो राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड है उसका उद्देश्य जो उसका गठन किया गया था, उसका उद्देश्य पूछा है किस गठन से किया गया था राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का। तो देखो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो इसमें से किस उद्देश्य से किया गया था राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन। तो याद रखना इसका राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का जो गठन था, ये ऑप्शन सी सही है, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु किया गया था इसका, ग्रामीण क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करने के लिए। आगे देखो, इसमें अब आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। सबसे पहले इसमें सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो देखो जनसंख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी फैक्ट हैं, सभी को अच्छे से रट लेना, क्योंकि जनसंख्या से भी संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं 1-2। तो देखो सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य पूछा है, इसमें कौन सा है पहले तो। एक सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर 85 है थर्ड, उसमें थोड़ी मुझ पर गलती हो गई है, उसको सही कर लो। ये जो राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड है इसका गठन जो किया गया था, ये सामाजिक सुरक्षा हेतु किया गया था। किसके लिए? सामाजिक सुरक्षा हेतु, ना कि ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु। देखो सही कर लेना, जल्दी में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय नवीनीकरण जो फंड है इसका गठन किया गया था सामाजिक सुरक्षा हेतु। ठीक है, आगे क्वेश्चन है अब इसमें मिलान करना है। इसमें जनसंख्या से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें कि देखो सबसे अधिक नगरीकृत जो राज्य है वो कौन सा है, नगरीकृत राज्य जो कौन सा है वो गोवा है। कौन सा? गोवा। तो एक का तो हो जाएगा 4। और सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? दो सबसे कम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि देखा होगा इसमें तकरीबन 90% के आसपास ग्रामीण क्षेत्र है, यानी ग्रामीण क्षेत्र इसमें कितना है हिमाचल प्रदेश में 90%, मात्र 10% ही इसमें नगरीकरण है। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य पूछा है इसमें, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है। कौन सा? मेघालय। तकरीबन इसमें 30% के करीब वृद्धि हुई है जनसंख्या वृद्धि जो है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? ये नागालैंड है। इसमें माइनस में है, जनसंख्या जो ग्रोथ रेट है वो 0.06% के करीब है इसकी जो ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो समझ सकते हो एक का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 1 का 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन सी, 4, 3, 2, 1। आगे देखो, अब विचारी करना है। कथन है आपके सामने कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल में है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर झारखंड में है, और साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद है, और मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। देखो इसे करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने दिया हुआ है ये पहला स्टेटमेंट, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ पर है? केरल में, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी, और सबसे अधिक ओवरऑल भी देखा जाए तो ये सबसे अधिक है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर झारखंड में है, ये झारखंड में नहीं है, कहाँ है? बिहार में। साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद है साक्षरता दर में। तो देखो ये तो सबसे कम साक्षर जिला राज्य बिहार भारत में, बिहार का पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश के बाद नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो इसमें ये भी गलत हो जाता है, ये केरल में ही है। तो इस वजह से इसमें केवल पहला ही सही है, बाकी सभी गलत हैं। कौन सा? पहला। आगे देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो अभी बताया था मैंने, जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो नागालैंड में रही है, और नागालैंड भी इंपोर्टेंट है। कितनी रही है? 0.06% के करीब है, सॉरी 0.6% के आसपास है, 0.58 कर दो या 0.6%, ये नेगेटिव में रही है। कहाँ पर? नागालैंड में। आगे देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को
बढ़ते क्रम में सबसे पहले देखना है इसमें सबसे कम जनसंख्या किसकी है, फिर उसके बाद ज़्यादा की, फिर उसके बाद ज़्यादा की। तो देखो इसे करने की कोशिश करते हैं। देखो इस सभी में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो देखो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। सिक्किम की कितनी है, तकरीबन 6,10,000 के आसपास है इसकी जनसंख्या। इसके बाद फिर हो जाएगा आपका ये मिजोरम। मिजोरम की भी काफ़ी कम है, देखा जाए तो तकरीबन 10-11 लाख के करीब है, यानी 11 लाख के आसपास समझ सकते हो मिजोरम की। फिर तीसरे स्थान पर है गोवा। गोवा की भी है 14 लाख के आसपास, और नागालैंड 19-20 लाख के करीब है इसकी जनसंख्या। तो देख सकते हो 3-4-1-2 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है, 3-4-1-2। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताना है। तो बताओ थारू जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वैसे थारू जनजाति जो है, तो देखो ये जो थारू जनजाति है, ये देखा जाए तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं पीलीभीत, खीरी, गोरखपुर और ये सीतापुर, सीतापुर तो नहीं, सीतापुर छोड़ दो, जो या ऐसे समझ सकते हो जो नेपाल से लगे हुए जो प्रमुख जिले हैं उन सभी में पाई जाती है। लेकिन इसमें पूछा है कि प्रमुख रूप से सबसे अधिक देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक पाई जाएगी किसमें, लखीमपुर खीरी में। इसके अलावा जो गोंडा है, बहराइच है, गोरखपुर है, इन सभी में पाई जाती है, पीलीभीत में भी पाई जाती है। तो समझ सकते हो ये जो थारू जनजाति है प्रमुख रूप से पाई जाती है लखीमपुर खीरी में। धुरिया लोक नृत्य है, धुरिया जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, क्या अवध का है, पूर्वांचल, बुंदेलखंड या रोहिलखंड का है धुरिया नृत्य जो है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये बुंदेलखंड का है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। धुरिया जो लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड का प्रमुख त्यौहार है, वो प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। और कुम्हार जाति एक जाति है, कुम्हार जाति द्वारा किया जाता है ये, ठीक है। और इसमें नर्तकी स्त्री का भेष बना करके नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें जो नाचने वाली स्त्री होती है उसका भेष बना करके इसमें नृत्य किया जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं। देखो बुंदेलखंड में और भी नृत्य मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली नृत्य, एक पाई डंडा नृत्य भी हो जाता है, एक शेष नृत्य भी है, एक कार्तिक नृत्य भी है, और एक और है उसका नाम है देवी नृत्य। ये भी बुंदेलखंड में मनाए जाते हैं। तो इन सभी को आप याद कर लेना, अलग अलग समुदायों के द्वारा मनाए जाते हैं, ठीक। तो देखो निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी के रूप में जाना जाता है। इंटरनल सिटी और होली सिटी किस शहर को कहा जाता है, इंटरनल सिटी और होली सिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली के रोम को कहा जाता है इंटरनल सिटी और होली सिटी, रोम को होली सिटी और इंटरनल सिटी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आला बुंदेलखंड में होता है क्या, चैती रोहिलखंड में, बिरहा पूर्वांचल में, या कजरी अवध में। ये प्रमुख लोकगीत हैं आपके सामने, और इसमें देखना है कि जो सुमेलित नहीं है, क्या आला बुंदेलखंड में होता है आला। तो देखो आला, ये पहला तो इसमें सही है, आला जो है बुंदेलखंड में, उसके स्पेशली देखा जाए तो महोबा क्षेत्र में होता है। और इसके अलावा ये बिरहा जो दिया हुआ है, ये बिरहा क्या पूर्वांचल में होता है, पूर्वांचल में होता है क्या ये बिरहा जो होता है। तो देखो ये बिरहा वाला भी ये पूर्वांचल में हो जाता है, ये भी सही हो जाता है। जैसे देखा होगा भोजपुर है बिहार में प्रमुख रूप से, और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है जो अवध क्षेत्र कहलाता है उस क्षेत्र में होता है, तो ये बिरहा जो है ये भी सही है। लेकिन ये जो चैती जो लोक नृत्य है, लोकगीत है, यानी चैती जो लोकगीत है, ये रोहिलखंड में नहीं होता है, ये कहाँ होता है, ब्रज क्षेत्र में होता है। और स्पेशली भी देखा जाए तो वृंदावन क्षेत्र में, चैती चेता जो है वृंदावन से। और ये जो कजरी है, कजरी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ये अवध क्षेत्र में ही होता है। देखा जाए तो जिले उत्तर प्रदेश के जैसे मिर्जापुर हो गया, वाराणसी उस क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन सभी को याद कर लेना। एक और मल्होर भी होता है जो कोरबी क्षेत्र यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। लावड़ी भी पूछा जाता है, ये रोहिलखंड में होता है, ठीक है। तो इन सभी को आप याद कर लेना। और होरी और जो रसिया होते हैं ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। आगे देखो, अब इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। मुंशी ईसा अल्लाह खान, बाबू देवकीनंदन खत्री, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद। देखो इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि जैसे ये चैती चेता जो नृत्य ये लोकगीत है, ये रोहिलखंड में तो नहीं होता है। देखो ये वृंदावन में भी होता है, और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है ना उस क्षेत्र में अधिकतम होता है, लेकिन ये वृंदावन में भी हो जाता है। तो उसी वजह से समझ सकते हो यही गलत है। देखो मुंशी इंसा अल्लाह खान ये किससे संबंधित थे, मुंशी इंसा अल्लाह खान, तो ये संबंधित हैं उदयवान चरित्र से। तो ए का हो जाएगा डी, उदयवान चरित्र से, ठीक है। और बाबू देवकीनंदन खत्री, बाबू देवकीनंदन काजर की कोठरी से, ठीक है। और पंडित प्रताप नारायण मिश्र
ये हैं हटी हमीर से, और जयशंकर प्रसाद ये कंकाल से संबंधित हैं। तो इनकी ये सभी की प्रमुख रचनाएं हैं। और ये मिलान हो गया, ए का 4 बी का 3 हो जाएगा, ए का 4 बी का 3, तो ये ऑप्शन बी सही है इसका। आगे देखो, अब इसमें भी मिलान करना है। एक साइड में केंद्र दिया हुआ है प्रमुख सूची फर्स्ट में, और एक साइड में दिया हुआ है उद्योग, यानी किस केंद्र पर, किस क्षेत्र में, किस जगह पर उद्योगों का उद्योग स्थित हैं। तो यही देखो, आंवला उद्योग किस जगह पर है, मोदी नगर, बाराबंकी और कानपुर, ये पूछा है इसमें। तो देखो इसे कर दें, आंवला उद्योग, नहीं सॉरी, आंवला जगह का नाम है। तो आंवला में कौन सा उद्योग है, ये आंवला में होता है उर्वरक उद्योग। आंवला उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये मोदी नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, मोदी नगर रबड़ उत्पादन के लिए, और उत्पादन या फिर ऐसे समझ सकते हो कि टायर वगैरह जो बनते हैं मोदी नगर, उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये बाराबंकी आपका पॉलीफाइबर के लिए, और कानपुर है विस्फोटक के लिए। तो कानपुर विस्फोटक के लिए, इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। 2 3 1 4 दोबारा देख लो, आंवला उर्वरक के लिए, मोदी नगर है आपका मोदी नगर है आपका, सॉरी मिलान गलत कर दिया क्या मैंने, मोदी रबर के लिए सही है, बाराबंकी ये पॉलीफाइबर के लिए, और कानपुर विस्फोटक के लिए। तो 2 3 1 4 सही जवाब हो जाएगा इसका। पौधों की सहायता से धरातलीय वाही जल में कमी तथा भूमिगत जल में वृद्धि होती है। पौधों की सहायता से क्या ऐसा होता है कि धरातलीय वाही जल में कमी तथा भूमिगत जल में वृद्धि होती है? और कारण है इसमें, पेड़ पौधों की जड़ें वर्षा के जल को सोख लेती हैं, जिससे जल का अंतः संचरण होता है क्या? देखो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, क्योंकि पौधों की सहायता से ही धरातलीय वाही जल जो है उसमें कमी होती है, यानी जो धरातल पर जो जल होता है उसमें कमी आती है, क्योंकि इसका जो ये जो जल है इसको जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं उसके द्वारा अंदर अंदर सोख लिया जाता है, और उस वजह से भूमिगत जल की वृद्धि हो जाती है। तो ठीक है, देखो कथन भी सही हो जाता है इसका, और कारण भी सही हो जाता है। और ये जो सोख लेती हैं तो इसी वजह से भूमि के अंतर्गत जो जल है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इसका ये ऑप्शन ये सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और इसकी सही व्याख्या भी करता है ये। आगे देखो, इसमें भी जो कथन है उन पर विचार करना है आपको, कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेता है, और जिसके लिए वह लगभग 16 मिग्रा वायु का प्रयोग करता है। देखो अच्छा है ये। और दूसरा है, इसमें उद्योग से प्रतिवर्ष 80 करोड़ टन प्रदूषणकारी तत्व वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, और जैव ईंधनों के प्रयोग में लगभग 4% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो देखो इसका पहला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में लगभग कितनी बार सांस लेता है, तो याद रख लेना, इसके लिए बता रहा हूँ 22,000 बार सांस लेता है, और जिसके लिए वह लगभग 16 मिग्रा वायु का प्रयोग करता है। कितनी? 16 मिग्रा वायु का प्रयोग करता है एक दिन में, और 22,000 बार सांस लेता है मनुष्य। और उद्योग में प्रतिवर्ष 80 करोड़ टन प्रदूषणकारी तत्व जो हैं वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, यानी प्रतिवर्ष देखा जाए तो 80 करोड़ टन प्रदूषणकारी जो तत्व हैं वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है। जैव ईंधनों के प्रयोग में लगभग 4% की वार्षिक वृद्धि हो रही है, जो जैव ईंधन है उसके प्रयोग में लगभग 4% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो ये तीनों ही सही हो जाते हैं, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही है इसका। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है, यानी खाद्य श्रृंखला द्वारा जब घातक रसायनों की निरंतर बढ़ोतरी होती है तो उसकी ये बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यानी खाद्य श्रृंखला में घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती हुई मात्रा कहलाती है जैव सांद्रण, यानी निरंतर बढ़ती हुई मात्रा घातक रसायनों की खाद्य श्रृंखला में क्या कहलाती है? जैव सांद्रण कहलाती है। नदी पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विभिन्न दशाएं दी हुई हैं, वो देखना है आपको, कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नदी का जल जो है शीतल, स्वच्छ एवं तेज वेग से बहता है, और इसमें विलयित ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। पौधे चट्टानों के बीच उगते हैं, और मछलियाँ ठंडे पानी में पनपने वाली प्रजातियाँ होती हैं। देखो काफ़ी फैक्ट दिए हुए हैं इसमें, अब यही पूछना है इसमें कि सही कौन सा है। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पहला कथन है, इसे याद कर लेना कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नदी का जल जो होता है शीतल भी होता है, स्वच्छ भी होता है, और तेज वेग से भी बहता है, और इसमें विलयित ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है, और पौधे जो हैं चट्टानों के बीच उगते हैं, ये भी सही है, और मछलियाँ ठंडे पानी में पनपने वाली प्रजातियाँ होती हैं, तो ये भी सही है। देखो अधिक टेम्परेचर बढ़ता है, यानी जैसे देखा होगा समुद्र में तकरीबन 2-3 टेम्परेचर जो वृद्धि होती है टेम्परेचर की सामान्य से, उसी को सहन कर सकती हैं मछलियाँ। अगर अधिक टेम्परेचर हो जाएगा तो मरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो समझ सकते हो कि मछलियाँ
जो होती हैं ठंडे पानी में पनपने वाली प्रजाति होती है। ठीक है, तो ये पहला तो बिल्कुल ठीक है इसमें। दूसरा देखो, ढलान अपेक्षाकृत कम होती है जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। नदी पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता के बारे में पूछा है इसमें। नदी पारिस्थितिकी तंत्र में ढलान अपेक्षाकृत कम होती है और जल गर्म होने के कारण वनस्पति और जीव भरपूर मात्रा में पनपते हैं, तो ये भी ठीक हो जाता है इसमें। जहाँ पर ढलान अपेक्षाकृत कम होती है वहाँ पर जल गर्म होने के कारण वनस्पति और जीव भरपूर मात्रा में पनपते हैं। तीसरा है इसमें, नदी जल में जैव विविधता समृद्ध होती है, यानी अधिकतम पाई जाती है नदी जल क्षेत्र में। और नदियाँ मैदानी भागों में बहती हैं, ये भी सही है। नदियों के साथ लाई गई जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में जमा होती है और ये सबसे अधिक उपजाऊ भी होती है। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाते हैं और इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये सभी। आगे क्वेश्चन है अब इसमें, मनुष्य द्वारा पानी का दोहन एवं उसका प्रयोग मात्र भूमिगत जल से ही होता है। क्या मनुष्य द्वारा जो पानी का दोहन होता है, क्या उसका जो प्रयोग मनुष्य करता है मात्र भूमिगत जल से ही होता है? और दूसरा है इसमें, विश्व स्तर पर निकाले हुए जल का 60% भाग ही उपयोग में आता है, शेष वाष्पीकृत हो जाता है। कौन सा सही है इसमें से? तो देखो समझ सकते हो, ये तो पहला तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि जो मनुष्य के द्वारा जो पानी का दोहन होता है, आपने देखा होगा भूमिगत जल का भी होता है, नहरों का भी होता है, इसके अलावा समुद्र का, अब तो टेक्नोलॉजी दिन रोज बढ़ रही है तो समुद्र के जल का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो समझ सकते हो ओनली भूमिगत जल का ही नहीं होता है, इसके अलावा नहरों, तालाबों, झीलों और समुद्र का भी होने लगा है। तो ये सभी सही हैं, ये पहला गलत हो जाता है। विश्व स्तर पर निकाले हुए जल का 60% भाग ही उपयोग में आता है, शेष वाष्पीकृत हो जाता है, तो ये दूसरा सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। दोस्तों बताओ कैसे लगे क्वेश्चन, क्या कुछ समझने को मिला? बताओ कैसी लगी क्लास आपको। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। और देखो मेरी कोशिश यही रहती है आपके लिए स्पीड से थोड़ा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कम से कम समय में आपके लिए अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को स्लो भी करके देख सकते हो अगर आपको मेरी आवाज़ जो है तेज़ लगे तो। ठीक है, और स्लो लगे तो तेज़ भी करके देख सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर अगले सेट में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो। बाय।